हेलो बच्चा लोग, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं आपका बायो टीचर विजय सर। तो प्यारे बच्चों, जो टॉपिक है रिप्रोडक्शन, इसके अंदर अपन लास्ट लेक्चर के अंदर आ चुके हैं क्रैश कोर्स के। तो इस लेक्चर के अंदर बेसिकली अपन आपकी पसंद का ही टॉपिक जो है रिप्रोडक्शन एनिमल्स, उसको कवर अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहले अपन जान लेते हैं मेल या फीमेल क्या होता है बेसिकली बच्चों। तो बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल सेक्स सेल या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसे अपन मेल बोलते हैं। जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल या फिर फीमेल गैमेट होता है उसे फीमेल यहाँ पर बोला जाता है। मेल एन एनिमल हैविंग मेल सेक्स सेल। अब यहाँ पे बच्चों सेक्स सेल को गैमेट भी बोल सकते हो और चाहो तो आप रिप्रोडक्टिव सेल भी बोल सकते हो। तो इन तीन नामों से इसको कॉमनली बोला जाता है। सेक्स सेल को गैमेट्स या फिर रिप्रोडक्टिव सेल भी बोला जाता है। एन एनिमल हैविंग फीमेल सेक्स सेल इन इट्स बॉडी इज कॉल्ड फीमेल। तो आमतौर पर बच्चों जो सिंबल है मैं आपको बता देता हूं। मेल के लिए ये वाला सिंबल जो होता है वो यूज में आता है और फीमेल्स के लिए ये वाला सिंबल जो है वो यूज में आता है। तो बेसिकली ये जो सिंबल्स है इनका चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में ज्यादा काम आएगा, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए आप समझ लें कि जो सिंबल है ये यूज करते हैं अपन मेल के लिए और ये वाला जो सिंबल है ये यूज करते हैं अपन फीमेल जेंडर को डिनोट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट आर गैमेट्स? वो सेल जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। कौन सा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उन्हें गैमेट्स बोला जाता है। गैमेट्स को सेक्स सेल, रिप्रोडक्टिव सेल के नाम से भी जाना जाता है। द सेल्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड गैमेट्स। आमतौर पे एनिमल्स की यहां पर बात हो रही है। मेल सेक्स सेल को स्पर्म बोलते हैं और फीमेल सेक्स सेल को ओवम या फिर एग बोला यहां पर जाता है। बच्चों यहां पर एग का मतलब हैन एग नहीं है। एग का मतलब यहां पर हैन एग नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन दिया था लास्ट ईयर बच्चों को कि द ह्यूमन फीमेल एग इज ऑल्सो नोन एज। तो बच्चे मेरे पास है बोले सर ह्यूमन फीमेल तो एग देती ही नहीं है। वो किससे कंफ्यूज होते? वो मुर्गी के अंडे से कंफ्यूज हो रहे थे। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर ये मत सोचे कि मुर्गी का अंडा, ये एग का मतलब बेसिकली मुर्गी का अंडा नहीं होता है। फीमेल गैमीट को एग के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पे। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें मुर्गी ना इन्वॉल्व होगी, ह्यूमन इन्वॉल्व हो रहा है, वहां पे एग वर्ड यूज हो रहा है, तो आप इसको अंडे से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना। मुर्गी के एग का मतलब है फीमेल सेक्सुअल, जिसे ओवम सिंगुलर है या ओवा भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पर्म। बच्चों स्पर्म हो चाहे ओवम हो, दोनों ही सिंगल सेल यहां पर होते हैं और इसकी लेंथ क्या होती है? इट्स 0.5 mm लॉन्ग। ये इसकी लेंथ यहां पर देखने को मिलती है। जो स्पर्म होता है वो एक सिंगल सेल और उसकी लेंथ क्या होती है बच्चों? 0.05 mm उसकी लेंथ होती है। बहुत छोटा होता है, माइन्यूट होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है। माइक्रोस्कोप की मदद से आप उसको इजीली देख सकते हो। मैंने उसको देख रखा है। मेरे घर के पास में एक लेबोरेटरी है। बेसिकली इसमें से जांच वगैरह होती थी। एक सैंपल आया हुआ था स्पर्म जांच के लिए, उसने मुझे दिखाया था। उसने माइक्रोस्कोप के अंदर सैंपल रखा नीचे और बकायदा दिखाया मुझे, ऐसे मूव कर रहे थे वो उसके अंदर। अब बच्चों जब आप इसका डायग्राम देखोगे स्पर्म का, तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, हेड, मिडिल पीस और टेल। टेल को फ्लैजेलम भी बोलते हैं। ये इसको मदद करता है मूवमेंट के अंदर, लोकोमोशन के अंदर। मिडिल पीस में बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि स्पर्म मूव करता है और मूव करने के लिए प्यारे बच्चों एनर्जी चाहिए रहती है। तो इसी एनर्जी के जरिए स्पर्म आगे मूव करता है। आगे हेड की बात करते हैं। हेड में न्यूक्लियस होता है जिसके 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस चीज को समझना प्यारे बच्चों। ह्यूमन देखिए, जो भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स होता है। ह्यूमंस के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं 46। तो इस तरह के सेल को बोला जाता है डिप्लॉयड सेल। लेकिन जो आपके सेक्स सेल होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इस तरह के सेल को बोला जाता है हैप्लॉइड सेल। आ रही बात बच्चों आपको समझ में? आगे समझाऊंगा इनमें 23 हाफ क्यों होते हैं, तो ये अपन आगे समझेंगे जब अपन फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो उसके न्यूक्लियस में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये हैप्लॉइड सेल होता है। आगे रहा एक्रोसोम। एक्रोसोम के अंदर प्यारे बच्चों डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं प्यारे बच्चों,
ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्पर्म को ओवम को पेनिट्रेट करने में मदद करते हैं। ओवम की जो लेयर होती है उसको बेसिकली डाइजेस्ट करके स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो ओवम के अंदर पेनिट्रेट करने में एक्रोसोम जो होता है वो मदद करता है। एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स क्या करेंगे, ओवम की वॉल को डाइजेस्ट करेंगे, फिर इसका जो न्यूक्लियस है वो अंदर ओवम के अंदर पेनिट्रेट कर पाएगा। तो सरल भाषा में दिस एक्रोसोम हेल्प्स द स्पर्म इन पेनिट्रेटिंग द ओवम। अब बच्चों नेक्स्ट अपन ओवम को डिस्कस करेंगे। ओवम भी अपने आप में एक सिंगल सेल है एंड इज 0.15 mm इन डायमीटर। अगर अपन स्पर्म की बात करें तो वहां पे लेंथ की बात हो रही थी कि स्पर्म बेसिकली एक लॉन्ग सेल है और ओवम यहाँ पे सर्कुलर है, तो इसका जो डायमीटर होता है वो 0.15 mm होता है। इट कंटेन्स वाटर एंड स्टोर्ड फूड। देखो स्टोर्ड फूड, देखिए इस बात को समझिए कि जो ओवम में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां से फिर जायगोट बनता है। अब जायगोट को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्यारे बच्चे, तो बेसिकली बच्चों ओवम के अंदर क्या होता है, फूड होता है जो कि नेसेसरी होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इनिशियल टाइम के दौरान जो इनिशियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है उसके अंदर ओवम के अंदर स्टोर्ड फूड है, वाटर है, वो कहीं ना कहीं उसको मदद जरूर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल गैमेट किसी फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है या फिर उनका मिलन होता है उसको बोलते हैं अपन फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है प्यारे बच्चों की जो फ्यूजन होता है वो स्पर्म के न्यूक्लियस का ओवम के न्यूक्लियस से होता है। स्पर्म पूरा ओवम के अंदर नहीं घुसता है। स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है, अगर आपको याद हो, स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है वो ओवम की इस वॉल को डाइजेस्ट करता है, फिर स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है प्यारे बच्चों वो ओवम के न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाता है और एक ज़ायगोट यहाँ पर अपन को मिलता है। तो द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सिंगल सेल मिलता है उसको ज़ायगोट बोलते हैं, और ज़ायगोट ही जो होता है वो अपने आप में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करके एक बेबी बनता है। अपनी जो लाइफ स्टार्ट हुई थी वो भी एक सिंगल सेल से हुई थी जिसको ज़ायगोट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। जो बच्चों अनबॉर्न बेबी होता है अपने इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से मतलब है कि उसके बॉडी पार्ट्स विजिबल नहीं है क्लियरली, उसके बॉडी पार्ट्स को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो क्लियरली, उसको बोला जाता है एम्ब्रियो। मतलब बॉडी पार्ट्स डेवलप हो रहे हैं लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो प्रॉपर वे में, तो बोलेंगे एम्ब्रियो। लेकिन वो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जिसके अंदर आप उसके बॉडी पार्ट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, ये टांगे हैं, ये हाथ, उसको बोलते हैं अपन फीटस। तो ज़ायगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद बनता है फीटस। फर्स्ट इज ज़ायगोट, देन फ्रॉम ज़ायगोट इट्स एम्ब्रियो, एंड फ्रॉम एम्ब्रियो इट्स फीटस। चलिए अब आगे बात करते हैं अपन बच्चों, व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब बच्चों फर्टिलाइजेशन अपन ने समझा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, पहला है इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। तो वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है उसको बोला जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स में आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल की बॉडी के बाहर होता है, आमतौर पे ये उन एनिमल्स में देखने को मिलता है जो कि पानी के अंदर रहते हैं या फिर पानी के आसपास रहते हैं, जैसे एम्फीबियंस। ठीक है, विच अकर्स आउटसाइड द फीमेल बॉडी, उसको बोला जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें बच्चा आपके एम्फीबियंस और फिशेस आ जाएंगे। फिशेस पानी में रहती हैं और एम्फीबियंस पानी के आसपास ही रहते हैं, मतलब अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एम्फीबियंस को पानी चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पर होता क्या है बच्चों, अब जानने वाली बात है कि भाई एम्फीबियंस कैसे फर्टिलाइजेशन करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स कैसे फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो फिशेज होती हैं या जो फ्रॉग होता है वो पानी के अंदर अचानक से बहुत सारे एग्स को रिलीज करता है, एग्स यानी ओवम को रिलीज करता है। फिर वहीं पे मेल फिश आता है और जो मेल फिश होती है वो क्या करती है, बेसिकली वो बहुत सारे स्पर्म को भी वाटर में रिलीज करती है। तो जब ये स्पर्म और एग का कोलिजन होता है तो वहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो जिन एग्स में फर्टिलाइजेशन हो गया उनमें ज़ायगोट बन जाएगा, जिनमें नहीं हुआ वो वेस्ट हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। अरे बच्चों बात समझ में, तो एक तरीके से हिट एंड ट्रायल है जो हो, इसलिए क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन के चांसेस मतलब बहुत कम होते हैं, इसलिए बहुत सारे एग्स और बहुत सारे स्पर्म को रिलीज किया जाता है कि कोई ना कोई तो मतलब फर्टिलाइज हो ही जाए। अरे बच्चों बात समझ में। अब जो ज़ायगोट की ग्रोथ होती है वो भी अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। अगर मैं बात करूं मैमल्स की, तो मैमल्स में जो ग्रोथ होती है ज़ायगोट की या फिर बेबी की, वो मदर की बॉडी के अंदर होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं हैन की,
देखिए हैन में और ह्यूमंस के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन का टाइप सेम होते हुए भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वेरी करती है। ह्यूमंस के अंदर, बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर। बच्चों जो बेबी का ग्रोथ होता है वो मम्मा के पेट में नहीं होता, वो मम्मा के बच्चेदानी में होता है, जिसको बोलते हैं अपन यूट्रस। तो बेसिकली ह्यूमन के अंदर जो बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो मम्मा के यूट्रस में होता है। और हैन की या बर्ड्स की मैं यहाँ पे बात करूँ, उनमें फीमेल की बॉडी के बाहर होता है, एक एग के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफरेंस, बहुत ही अच्छी टेबल है कंसाइज फॉर्म में। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट अकर्स आउटसाइड द बॉडी, बहुत सिंपल सी बात है। और इंटरनल में क्या होता है, फ्यूजन जो होता है वो इट अकर्स इनसाइड द बॉडी। बोथ इंडिविजुअल्स डिस्चार्ज देयर गैमेट्स आउटसाइड द बॉडी, आमतौर पे किस में करते हैं, ये वाटर के अंदर करते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सिर्फ मेल जो होता है वो अपने स्पर्म को फीमेल की बॉडी में डिस्चार्ज कर देता है। डेवलपमेंट जो होता है एक्सटर्नल, जब एग ही फीमेल की बॉडी के बाहर है तो डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होगा। इंटरनल में आमतौर पे डेवलपमेंट बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल फ्रॉग में देखने को मिलता है, फिश भी चाहते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हो। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल में आपके आगे ह्यूमंस, बर्ड्स, कैटल्स, मतलब मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहली बात मैं आपको बताऊं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन, क्योंकि पेरेंट एक ही है। पेरेंट एक यानी रॉ मटेरियल का सोर्स एक ही है। जब रॉ मटेरियल सेम होगा तो प्रोडक्ट भी सेम ही बनेगा। आ रही बात समझ में। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रॉ मटेरियल दो तरीके से आते हैं, मदर से भी आते हैं, पेरेंट से भी आते हैं। तो दोनों की मिक्सिंग और कॉम्बिनेशन से एक नया प्रोडक्ट यानी बेबी बनता है। तो कहीं ना कहीं उसमें वेरिएशन यानी डिफरेंसेस आएंगे। और यही डिफरेंसेस बच्चों सर्वाइवल एडवांटेज देते हैं किसी भी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को। तो जहाँ पे वेरिएशन होगा वहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट मिलने के चांसेस बहुत ही हाई हो जाते हैं एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Why the amount of DNA does not get doubled during sexual reproduction? मैंने आपको बताया बच्चों, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन में दो सेल का न्यूक्लियस मिल रहे हैं तो डीएनए यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम रफली डबल क्यों नहीं हो रहे हैं, आप इस बात को समझ गए होंगे। मैंने कहा था जो सेक्स सेल होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड। स्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 प्लस ओवम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 भी हैप्लॉइड है ना, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो जो जायगोट बनेगा बेसिकली उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 46 ही हो जाएगा, डिप्लॉइड जायगोट। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो क्रोमोसोम या फिर अमाउंट ऑफ डीएनए डबल नहीं होता, क्योंकि जो सेक्स सेल होते हैं उनमें ऑलरेडी हाफ ही रहता है, तो हाफ ऑफ मिलके एक कंप्लीट सेट को बना देते हैं। देखो ये पॉइंट अपना में क्लियरली सेटिस्फाई कर रहा है। ह्यूमन स्पर्म 23 क्रोमोसोम, ह्यूमन एग 23 क्रोमोसोम, दोनों मिलके तो कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे ना टोटल मिला के 46। इसलिए बच्चों जो फर्टिलाइजेशन होता है सेक्सुअल, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें डीएनए डबल नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, बहुत ही नीट डायग्राम में देखिए। फीमेल ने जो है एग रिलीज करा, उसमें 23 क्रोमोसोम से हैप्लॉइड सेल है। स्पर्म रिलीज करा, 23 क्रोमोसोम में हैप्लॉइड सेल है। फ्यूजन हो गया, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो ओवम के अंदर जाके मर्ज हो गया, टोटल 46 क्रोमोसोम जो हैं वो मिल गए 23 पेयर्स में, जायगोट बन गया। और जायगोट ही फर्दर डेवलप करके सेल डिवीजन करके एक एम्ब्रियो को जन्म दे देगा। फिर एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड करके फीटस बनेगा और फीटस से एक नया बेबी अपन को ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्यूबर्टी वेरी इंपॉर्टेंट। The age at which sex hormones begin to produce and the boy and girl become sexually mature is called puberty. वो एज जिस पे बॉय और गर्ल जो होते हैं वो सेक्स हार्मोन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है उनकी बॉडी, और वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। सेक्सुअली मैच्योर यानी अब वो रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो जाते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों प्यूबर्टी। तो वो एज, पर्टिकुलर एज को प्यूबर्टी बोला जाता है। Now puberty tend to start early in females than in the males. तो ये इस बात को समझना, बॉयज में जो प्यूबर्टी आती है वो 13 से 14 साल के अंदर आती है, लेकिन फीमेल में 10 साल से ही वो हिट कर जाती है।
देखिए प्यूबर्टी में बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, जिसके अंदर जो हाइट का बढ़ना है वो एक मेजर चेंज होता है। ध्यान से सुनना, प्यूबर्टी के अंदर बॉडी में चेंजेस होते हैं और हाइट का बढ़ना उसमें सबसे महत्वपूर्ण चेंज होता है, क्योंकि फीमेल जो प्यूबर्टी हिट करती हैं वो जल्दी करती है बॉयज के कंपेयर में, इसलिए इनिशियली फीमेल्स जल्दी जल्दी लंबी हो जाती हैं। आप देखना जब क्लास में होते तो लड़कियां जल्दी लंबी होती है, जल्दी से लंबी हो जाती है बॉयज से, बॉयज छोटे छोटे रह जाते हैं, लेकिन जब बॉयज अपनी प्यूबर्टी हिट करते हैं तो फिर वो भी लंबे हो जाते हैं और फाइनली वो कहीं ना कहीं या तो फीमेल्स के बराबर हो जाएंगे या फिर उनसे लंबे हो जाएंगे या फिर उनसे छोटे भी रह सकते हो, डिपेंड करता है उनके मदर फादर की हाइट क्या थी। जब प्यूबर्टी होती है, अटेन हो जाती है तो मेल गैमीट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। गोनाड्स यानी यहाँ पर मेल गोनाड्स यानी मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव, गोनाड का मतलब होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल का जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बच्चे वो होता है टेस्टिस और फीमेल का होता है ओवेरी। तो जो मेल गोनाड या फिर मेल टेस्टिस होती है वो मेल गैमीट यानी स्पर्म बनाना स्टार्ट कर देती है, और जो फीमेल गोनाड होता है जिसे अपन ओवेरी बोलते हैं बच्चों, वो ओवम बनाना स्टार्ट कर देती है। इन एडिशन द टेस्टिस प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन। अच्छा, हार्मोन अपन ऊपर पढ़ रहा है भाई, हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं। जो मेल सेक्स हार्मोन रिलीज होता है टेस्टिस के थ्रू उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, क्योंकि टेस्टिस से रिलीज होता है बोला टेस्टोस्टेरॉन। और जो फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं यहाँ पर दो होते हैं, पहला होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये दो हार्मोन फीमेल की बॉडी से रिलीज होते हैं, फीमेल की बॉडी के अंदर ही रिलीज होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। वेरियस चेंजेस दैट अकर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, मैंने आपको बताया था प्यूबर्टी के दौरान फीमेल और मेल की बॉडी में कुछ चेंजेस अपन को देखने को मिलते हैं, जिसमें जो हाइट होता है वो एक मेजर चेंज देखने को मिलता है। तो पहला चेंज है बॉयज में, हाइट इंक्रीजेस वेरी क्विकली बट लेटर देन गर्ल्स। हाइट बढ़ती है लेकिन गर्ल्स से थोड़ा सा लेट बढ़ती है। गर्ल्स में हाइट फटाफट बढ़ती है लेकिन बॉयज से पहले यहाँ पर बढ़ जाती है। बॉयज में शोल्डर ब्रॉड होते हैं, गर्ल्स में हिप्स ब्रॉड होते हैं। बॉयज में फेस चेंज होता है, लेकिन फेस का जो चेंज होता है बॉयज के अंदर वो गर्ल्स के मुकाबले ज्यादा होता है, चेंज बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। बॉयज में आवाज जो होती है वो भारी हो जाती है, फीमेल में पतली रहती है। ठीक है, बॉडी हेयर दोनों में ग्रो करते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर क्या होता है ऐसे फेशियल हेयर्स भी देखने को मिलते हैं, दाढ़ी मूंछ है ना, फीमेल्स में ये चीज देखने को नहीं मिलती है, अगर होती तो बहुत मिनिमल होते हैं, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। बॉयज में टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करती है और गर्ल्स एग सेल प्रोड्यूस करते हैं। और जो बॉयज हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं वो होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक सेक्स हार्मोन है, और गर्ल्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं सेक्स हार्मोन वो दो होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अब बच्चों आगे आते हैं अपन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो जो ऑर्गन्स या फिर जो सिस्टम रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये है प्यारे बच्चों। तो पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ, उसके बाद अपन इसके थियरी को जानेंगे। तो जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस। टेस्टिस के दो मेन काम होते हैं, एक तो स्पर्म बनाना, दूसरा टेस्टोस्टेरोन को बनाना। तो स्पर्म जो बनते हैं वो इस एपिडिडाइमस, एक कॉइल्ड ट्यूब होती है एपिडिडाइमस में, टेम्पररी स्टोर होते हैं। फिर इस एपिडाइमस से प्यारे बच्चों जो आपके स्पर्म होते हैं वो आगे मूव करते हैं, तो इनके पाथ के दौरान कुछ ग्लैंड्स आते हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, सेमिनल वेसिकल हो गया। ये ग्लैंड्स अपने सीक्रेशन को स्पर्म में ऐड करते हैं और स्पर्म को एक मीडियम मिल जाता है। फिर स्पर्म उन सीक्रेशन के साथ मिलकर सीमन बनाता है, सीमन आगे बढ़ता है, पीनस में जाता है, पीनस के अंदर यूरेथ्रा होता है जिसके द्वारा वो बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये एक फ्लो है जिसके अंदर स्पर्म जो होता है प्यारे बच्चों मूव करता है। मैं दोबारा आपको बता दूं, स्पर्म बनता है टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस में स्पर्म बना और एक मेल सेक्स हार्मोन बना, इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। वो यहाँ पर बन के इस एपिडिडाइमस में टेम्पररी स्टोर हो गया। इस एपिडाइमस से आगे बढ़ा, रास्ते में उसको बेसिकली जो है कुछ ग्लैंड्स मिले, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, सेमिनल वेसिकल हो गया। इन्होंने अपने सीक्रेशन डाले, तो स्पर्म प्लस सीक्रेशन इन्होंने सीमन, तो सीमन आगे बढ़ेगा, पीनस में जाएगा, पीनस के अंदर यूरेथ्रा है जिसके थ्रू वो बॉडी से बाहर जो है डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते अपन, अगर अपन देखेंगे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। टेस्टिस जो कि प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, देन स्क्रोटम, देन एपिडाइमस, देन वास डेफरेंस जिसको स्पर्म डक्ट भी बोला जाता है, फिर सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो ये दोनों ग्लैंड्स होते हैं। टेस्टिस जो होती है वो दो होती हैं और मेल की बॉडी के अंदर बॉडी से बाहर लटकी हुई होती है। टेस्टिस आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच लाइज आउटसाइड दी
मेल एब्डोमेन, तो टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, मतलब बॉडी के बाहर हैंग करती हैं, और जिस बैक के अंदर हैंग करती हैं उसको बोलते हैं स्क्रोटम। अब बच्चों स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो बॉडी से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होना चाहिए। द टेम्परेचर दैट इज नीडेड बाय टेस्टिस टू फॉर्म द स्पर्म इज अप्रोक्सीमेटली 3 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दी बॉडी। इसलिए वो जो स्क्रोटम होता है, टेस्टिस होती है, बॉडी के बाहर होती हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर होंगी तो बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, तो स्पर्म फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो स्पर्म फॉर्मेशन को बेस्ट करने के लिए, ऑप्टिमम करने के लिए जो टेस्टिस होती हैं वो बॉडी से बाहर होती हैं, स्क्रोटम के अंदर होती हैं। इसका टेम्परेचर बॉडी से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, ताकि जो स्पर्म फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो ऑप्टिमम वे के अंदर हो पाए। अब जो स्पर्म बनते हैं टेस्टिस के अंदर, वो जाते हैं कॉइल्ड ट्यूब के अंदर। उस कॉइल्ड ट्यूब को बोलते हैं एपिडिडाइमस। यहाँ पर स्पर्म जो होते हैं बच्चों, टेम्परेरी स्टोर हो जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, एपिडाइमस से जो स्पर्म होते हैं वो एक लॉन्ग ट्यूब में जाते हैं, उसको बोलते हैं वास डेफरेंस ऑफ स्पर्म डक्ट, जो कि यूरेथ्रा को ज्वाइन करता है। ये यूरेथ्रा जो होता है बच्चों आपके पीनस के अंदर होता है, और बेसिकली इसी से बॉडी से जो होता है स्पर्म बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, इस दौरान वास डेफरेंस के दौरान कुछ ग्लैंड्स आते हैं बीच में। एक तो हो गया सेमिनल वेसिकल, और दूसरा हो गया यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ये अपने सीक्रेशन को स्पर्म में ऐड करते हैं ताकि स्पर्म जो हो जाए वो लिक्विड मीडियम में हो जाए। तो लिक्विड प्लस स्पर्म को बोलते हैं सीमन। जो सीक्रेशन होता है वो क्या करता है, बेसिकली क्योंकि स्पर्म मोटाइल होता है, मूवमेंट करता है, तो उसको एनर्जी चाहिए। तो वो जो फूड होता है, बेसिकली जो एनर्जी होती है वो भी इन सीमन से ही आती है, और मूव करने के लिए जो विस्कस मीडियम चाहिए होता है वो भी सीमन से ही आता है। सीमन बोलते हैं सीक्रेशन फ्रॉम प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल। ना यूरेथ्रा क्या करती है, स्पर्म को एक ऑर्गन के अंदर लेके जाते जो होता है पीनस, जो कि अल्टीमेटली पास कर देता है स्पर्म को मेंस की बॉडी से बाहर और वजाइना के अंदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटिंग। तो मेटिंग कह दो या कॉपुलेशन कह दो, तो इस दौरान क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं वो मेल की जो पीनस होती है वहां से निकल के फीमेल की वजाइना के अंदर चल जाते हैं। तो बेसिकली स्पर्म को कैसे डिलीवर किया जाता है, जो मेल होता है वो अपनी पीनस को फीमेल की वजाइना में इंट्रोड्यूस करता है, फिर वहां पर क्या होता है बच्चों, जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल की बॉडी में यानी वजाइना में रिलीज कर दिए जाते हैं। तो ह्यूमंस की जब मेटिंग के दौरान, मेटिंग को बच्चों आप कपलेशन भी बोल सकते हो, कपलेशन या फिर कॉपुलेशन, ठीक है। नोट, ह्यूमन मेल के अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है यूरिन के लिए भी और स्पर्म के लिए भी, जबकि फीमेल के अंदर जो ओपनिंग होती है यूरिन और ओवम, बेसिकली मेल के अंदर एक ही ओपनिंग है जिसमें से यूरिन भी पास आउट किया जाता है और स्पर्म भी रिलीज किए जाते हैं, जबकि फीमेल के अंदर 2 सेपरेट ओपनिंग होती हैं। पहली ओपनिंग होती है यूरिन पास आउट करने के लिए, दूसरी ओपनिंग होती है स्पर्म को रिसीव करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब डिस्कस करेंगे अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यहाँ पर डिटेल में। तो बच्चों जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पहले अपन उसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, फिर इसकी थ्योरी को अपन जानेंगे। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी ऑर्गन था वो था टेस्टिस, वैसे ही फीमेल में जो प्राइमरी ऑर्गन होता है वो होता है यहाँ पर प्यारे बच्चों ओवेरीज, ठीक है। तो मेल में 2 टेस्टिस है तो फीमेल में 2 ओवेरीज होती हैं। फिर आप देखेंगे ओवरी से एक ऑर्गन चालू हो रहा है, इसको बोलते हैं ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर चीज़ों को आसान बनाने के लिए इस ओविडक्ट को ओवरी से चिपका दिया है, लेकिन बेसिकली चिपका हुआ नहीं होता है, ये इससे थोड़ा सा डिटैच होता है। ये जो आपको फनल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, फनल लाइक स्ट्रक्चर, ये जो फनल लाइक स्ट्रक्चर है प्यारे बच्चों, ये इसको कवर किए हुए होता है लेकिन इससे कॉन्टैक्ट में नहीं होता है, ताकि जो ओवम रिलीज हो वो इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाए। इस फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी बोला जाता है। फिर ओविडक्ट से अगर आप नीचे आओगे तो आपको यूट्रस देखने को मिलेगा। यूट्रस को हिंदी में अपन बच्चेदानी बोलते हैं, फिर वूम्ब जो है सरल भाषा में इसको वूम्ब बोला जाता है, फिर बच्चेदानी भी बोला जाता है। नीचे सर्विक्स आता है, फिर वजाइना। वजाइना देखिए ट्यूबुलर एक तरह से ट्यूब लाइक ऑर्गन है जो कि सर्विक्स के द्वारा यूट्रस में एंट्री करता है। तो सर्विक्स क्या है, सर्विक्स एक ऐसा पार्ट है जो कि वजाइना को यूट्रस से जोड़ने का काम करता है। तो ये एक मोटे तौर पे बच्चों एक ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट्स हो गए। वजाइना एक ट्यूबुलर ऑर्गन है जिसके अंदर मेल पीनस को इंट्रोड्यूस किया जाता है और स्पर्म को रिलीज किया जाता है। फिर स्पर्म वजाइना से होते हुए सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में एंट्री करते हैं, फिर यूट्रस से फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहाँ पर होता है, वो होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर ओवेरीज होती हैं, कितनी होती है, 2 ओविडक्ट जिसको अपन फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद
यूट्रस एंड वजाइना। तो यूट्रस को बच्चों वूम्ब भी बोलते हैं या फिर बच्चेदानी भी बोला जाता है। अब अपन देखते हैं, ओवेरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल्स। ये क्या करती है, ओवम या एग बनाती है और साथ ही साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल के जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उसमें भी इसी का हाथ होता है। दो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो इसमें भी किसका हाथ होता है, ओवेरी का ही हाथ होता है। ओवेरी के जस्ट ऊपर बच्चों आपको ट्यूब्स देखने को मिलती है जिन्हें ओविडक्ट बोला जाता है, फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, एक फनल कुप्पी नुमा शेप होती है जो कि ओवेरी को कवर किए हुए होती है। जो फर्टिलाइजेशन होता है, ध्यान से सुनना, विराट कोहली पॉइंट है, जो फर्टिलाइजेशन होता है एग का स्पर्म के द्वारा वो ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, यूट्रस में नहीं होता। जब फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म विद ओवम अकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ओविडक्ट होती हैं फिर वे एक बैग लाइक ऑर्गन से जुड़ती हैं, जाकर उसको बोलते हैं यूट्रस। ठीक है, जो ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ वो तो हुआ बच्चों फैलोपियन ट्यूब के अंदर, उसके बाद ज़ायगोट बना, ज़ायगोट ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी ज़ायगोट की प्रॉपर बेबी के अंदर वो होगी यूट्रस के द्वारा। जो भी ग्रोथ होता है बेबी का वो सब किसके अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है, बच्चेदानी के अंदर होता है। अब यूट्रस एक नैरो ओपनिंग जिसको सर्विक्स बोलते हैं उसके थ्रू वजाना से कनेक्टेड होती है। वजाना एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है या ट्यूबुलर ऑर्गन है बेसिकली, जिसको आप बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, इस वजाना के द्वारा ही बेबी मदर की बॉडी से बाहर आता है डिलीवरी के दौरान। मेल के अंदर मैंने आपको बताया था एक ही ओपनिंग होती है स्पर्म पास आउट करने के लिए और यूरिन पास आउट करने के लिए, लेकिन फीमेल में यूरिन पास आउट करने के लिए अलग ओपनिंग होती है और जो स्पर्म है उसको रिसीव करने के लिए अलग ओपनिंग होती है। बलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर अपन इस डायग्राम को देखें तो ये नीचे क्या है, वजाइना है। इस वजाइना से क्या होता है बच्चों, जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल की बॉडी में एंटर करते हैं, फिर देखकर आप देख पा रहे हो तो जो स्पर्म है ये आगे मूव कर रहे हैं, ये सर्विक्स के द्वारा यूट्रस में गए, यूट्रस से आगे फैलोपियन ट्यूब में गए, फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर बच्चों फर्टिलाइजेशन हो गया। यानी जो फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों वो होता है फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट के अंदर। देखिए ये रहा स्पर्म और ये रहा एग, दोनों का फर्टिलाइजेशन हो गया किसके अंदर, यहाँ पर। ये कौन सा प्लेस है, ये है आपका ओविडक्ट। ये क्या है, ओवेरी। ओवेरी क्या करती है, ओवम को रिलीज करती है, मैच्योर ओवम को ओविडक्ट के अंदर। मैं दोबारा बताता हूँ, वजाइना एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेल जो होता है अपनी पीनस को इंट्रोड्यूस करता है, फिर वहां पे स्पर्म को रिलीज करता है, स्पर्म जब ट्रैवल करके यूट्रस पहुंचते हैं सर्विक्स के द्वारा, फिर यूट्रस से वो आगे बढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब में जिसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, और यहीं पे बच्चों ओवम होता है जिसको स्पर्म फर्टिलाइज कर देता है। और ये ओवम कहाँ से आता है, मैच्योर ओवम इस ओवेरी के थ्रू आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इन ह्यूमन बींग्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, अपन डिस्कस कर चुके हैं। द स्पर्म मेड इन टेस्टिस ऑफ मेल आर इंट्रोड्यूस इनटू वजाइना थ्रू पीनस ड्यूरिंग कॉपुलेशन। इस कॉपुलेशन को बच्चों मेटिंग भी बोला जाता है, मेटिंग प्रोसेस। अब स्पर्म्स क्या होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, मोबाइल होते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, किसके द्वारा, अपनी टेल के द्वारा, इसको फ्लैजेला भी अपन बोल सकते हैं, और अल्टीमेटली ओविडक्ट तक पहुंच जाते हैं एक बार में। एक, हालांकि बहुत सारे स्पर्म रिलीज करता है मेल, लेकिन एक ही स्पर्म, विराट कोहली टॉपिक, ओनली वन स्पर्म फ्यूजेस विद ओवम इन द ओविडक्ट टू फॉर्म अ ज़ायगोट, और इसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली ऑल इन ऑल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है ओविडक्ट के अंदर। हालांकि स्पर्म बहुत थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म रिलीज करता है मेल, लेकिन एक ही स्पर्म होता है जो ओविडक्ट तक पहुंच पाता है, उसको फ्यूज कर पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, बच्चों जो फर्टिलाइजेशन होता है ज़ायगोट बनता है वो बनता है ओविडक्ट के अंदर, लेकिन जो रिमेनिंग डेवलपमेंट होता है बेबी का वो होता है यूट्रस के अंदर। द ज़ायगोट डिवाइड्स रैपिडली बाय माइटोसिस एंड मूव्स डाउन स्लोली इन द ओविडक्ट। ओविडक्ट से मूव करते 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 वो थोड़ा सा और ग्रो कर जाता है, फिर ये जो ज़ायगोट से जो ग्रो किया हुआ बेबी है उसको बोलते हैं अपन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या करता है, जो यूट्रस की सॉफ्ट लाइनिंग होती है उसके अंदर जाके सिंक कर जाता है, चिपक जाता है। इस पूरे प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोला जाता है। ध्यान से सुनना, फर्टिलाइजेशन हुआ ओविडक्ट के अंदर, ज़ायगोट ने रैपिडली डिवाइड किया माइटोसिस के द्वारा और एक सेल का जो है गुच्छा बन गया, उस सेल के गुच्छे को बोलते हैं बच्चों एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो आगे बढ़ेगा और फीमेल के यूट्रस की सॉफ्ट लाइनिंग में जाके सिंक हो जाएगा, चिपक जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन
इम्प्लांटेशन। अब मदर के यूट्रस और एम्ब्रियो के बीच में कनेक्शन कौन करता है? तो जो स्ट्रक्चर जो मदर के यूट्रस और एम्ब्रियो के अंदर कनेक्शन करता है उसको बोलते हैं अपन प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा ही मदर की बॉडी के बीच में और बेबी की बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन करता है। जो भी फूड न्यूट्रिशन चाहिए वो इस प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी से बेबी तक पहुंचाया जाता है, और जो बेबी वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है वो बेबी की बॉडी से मदर की बॉडी में प्लेसेंटा के थ्रू ही पहुंचाया जाता है। तो प्लेसेंटा क्या है बच्चों? एक तरीके से ब्रिज है जो मदर की यूट्रस को बेबी यानी एम्ब्रियो से जोड़ने का काम कर रहा है, जिसमें जो चीजें हैं, जो रिक्वायरमेंट्स, उनका एक्सचेंज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की ही बात चल रही है। अब जो फीटस प्लेसेंटा से कनेक्ट करता है वो करता है अम्बिलिकल कॉर्ड। अगर आपने कई बार देखा होगा जो बेबी होता है उससे एक लंबी सी ट्यूब बंधी होती है, उस लंबी सी ट्यूब को अपन अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, इसको काटा जाता है, कहते हैं ना भाई इसको वो नाल काट दी, ऐसा ही कोई वर्ड यूज करते हैं। तो बेसिकली जो प्लेसेंटा होता है वो मदर की बॉडी और बेबी की बॉडी के बीच में एक ब्रिज होता है। तो प्लेसेंटा हालांकि मदर की यूट्रस में होता है, लेकिन बेबी प्लेसेंटा से कैसे जुड़ता है? बेबी प्लेसेंटा से जुड़ता है एक कॉर्ड की मदद से, जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। जो भी एक्सचेंज होता है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो वेस्ट प्रोडक्ट हो, वो सब प्लेसेंटा के द्वारा ही किया जाता है। अब ह्यूमन के अंदर जो 9 महीने होते हैं उसको जेस्टेशन पीरियड बोला जाता है। द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टिल द बर्थ ऑफ बेबी, फर्टिलाइजेशन से लेके बच्चे का पैदा होने के बीच जो समय होता है उसको अपन जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स में 9 महीने का होता है, या अप्रोक्सीमेटली 38 वीक्स भी आप इसको बोल सकते हो, अगर अपन इसको वीक्स में कन्वर्ट यहाँ पर कर देते हैं। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको आप 5 स्टार लगा सकते हो। भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने से पहले आप मेनार्की और मेनोपॉज समझिए। पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होती है, जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कॉमन भाषा में पीरियड्स भी बोला जाता है। तो जो पहला पीरियड होता है या फिर फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन होता है उसको बोलते हैं अपन मेनार्की, यानी स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और पीरियड्स इज नोन एज मेनार्की। क्योंकि फीमेल्स 10 से 12 साल के बीच में प्यूबर्टी हिट करती हैं, तो उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है वो भी इसी दौरान होती है, और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, फिर जो फर्स्ट पीरियड्स होते हैं उसको बोलते हैं बच्चों अपन मेनार्की। मेनोपॉज, पॉज हो जाना, तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली स्टॉप हो जाती है उसको बोलते हैं मेनोपॉज। 45 टू 50 ईयर्स के बीच में होते हैं फीमेल्स के अंदर। तो फीमेल्स 45 टू 50 ईयर्स तक रिप्रोड्यूस करने में कैपेबल होती हैं, उसके बाद मेनोपॉज आ जाए तो फिर वो बेबी बियर नहीं कर सकती। बट यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी जो मेल होते हैं वो अपनी कंप्लीट लाइफ के दौरान स्पर्म प्रोड्यूस करते रहते हैं। जब भी एक बेबी बॉर्न होती है, फीमेल गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है, तो उसके ओवरी के अंदर ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं या इमेच्योर एग होते हैं। एग बेसिकली फॉलिकल के अंदर होते हैं। जब एक बेबी गर्ल पैदा हुई तो उसके ओवरी के अंदर ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ एग्स हैं, इमेच्योर एग्स हैं या इमेच्योर ओवम है, जो कि इमेच्योर फॉलिकल्स में होते हैं। जैसे गर्ल प्यूबर्टी रीच करती है तो फॉलिकल डेवलप हो जाते हैं और मैच्योर ओवम को रिलीज करते हैं टाइमली। ऐसा नहीं है कि बार में सारे के सारे रिलीज कर देंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अनुसार हर महीने एक ओवम जो होता है रिलीज होता है। ऑन मैच्योरिंग द फॉलिकल्स बर्स्ट एंड द ओवम शूट आउट ऑफ द ओवेरी, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम इन द फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज ओव्यूलेशन। अब बच्चों अपन अब डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स को डिटेल में। बच्चों जो भी नॉर्मल हेल्दी गर्ल होती है या वुमेन होती है, उसकी जो ओव्यूलेशन होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में होता है। देखिए, तो सबसे पहले अपन कलर चूज करते हैं बच्चों, रेड कलर इज गुड। तो जो भी नॉर्मल हेल्दी गर्ल होती है, वुमेन होती है, उसका जो ओव्यूलेशन होता है वो 28 डेज के मिड में होता है। जो बच्चों एमसी होती है, एमसी यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो 28 डेज की होती है, फिर अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो 1 मंथ की होती है, और उस 1 मंथ के बीच में ओव्यूलेशन होता है। बिफोर एवरी ओव्यूलेशन जो इनर लाइनिंग होती है यूट्रस की, जो इनर लाइनिंग होती है बच्चों यूट्रस की, वो अपने आप को प्रिपेयर करती है एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए। भाई यूट्रस को अपन क्या बोलते हैं? वूम बोलते हैं या फिर बच्चेदानी बोलते हैं। तो जो यूट्रस होते हैं वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं ओव्यूलेशन से पहले। ओव्यूलेशन क्या होता है? द रिलीज ऑफ ओवम बाय ओवेरीज इज नोन एज ओव्यूलेशन। जो ओव्यूलेशन रिलीज होता है प्यारे बच्चों, उसके बाद यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। जो इनर लाइनिंग होती है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, और बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज वहां पे अपीयर हो जाती हैं।
ऐसा क्यों होता है? ताकि यूट्रस जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाए एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए। उसके बाद बच्चों अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं है ओव्यूलेशन के दौरान तो फिर क्या होगा बच्चों? जो यूट्रस लाइनिंग है उसका कोई काम नहीं रहा, तो यूट्रस लाइनिंग ब्रेक हो जाएगी। तो यूट्रस लाइनिंग में उसकी जो ब्रेक यूट्रस लाइनिंग है, ब्लड है, डेड ओवम है, कुछ म्यूकस है, इस फॉर्म में वजाइना के थ्रू बाहर निकलेगी। इसको बोलते हैं बच्चों मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? सिंस द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज, द थिक एंड सॉफ्ट यूट्रस लाइनिंग जिसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद क्या हो गया? जो यूट्रस लाइनिंग है, ब्लड हो गया, ठीक है, ये यूट्रस लाइनिंग हो गया, ब्लड हो गया, डेड ओवम हो गया, ये सब वजाइना की थ्रू बाहर आएंगे फीमेल की बॉडी से, उसको अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो या फिर मेंस्ट्रुएशन। मैं दोबारा समझाता हूँ बच्चों आपको, बहुत इजी सा है भाई। जो भी एक मैच्योर वुमन या गर्ल होती है उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है, जिसमें जो ओव्यूलेशन होता है उसके मिड में होता है, 14th डे के अप्रॉक्सीमेट आसपास होता है। तो अब जब ओव्यूलेशन होता है यानी रिलीज ऑफ ओवम होता है, उससे पहले यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है, यूट्रस की लाइनिंग थिक हो जाती है और बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज वहां पर अपीयर हो जाती हैं। अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो ज़ायगोट बन जाएगा, ज़ायगोट एम्ब्रियो बनेगा और वहां यूट्रस पे जाके स्टिक हो जाएगा। लेकिन इन केस ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो न तो उस ओवम की कुछ नीड है, ना ही उस यूट्रस थिक लाइनिंग की कोई नीड है। तो उस केस में यूट्रस लाइनिंग ब्रेक होती है, तो यूट्रस लाइनिंग जो होगी, जो ब्रेक हो चुकी है, म्यूकस, ब्लड, डेड ओवम जो वजाइना के थ्रू बाहर आएगा, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। अब बच्चों आगे अपन बढ़ते हैं। जो मेंस्ट्रुएशन होता है 14 डेज के आसपास होता है ओव्यूलेशन के बाद और 3 से 5 दिन तक ही चलता रहता है। इसको अपन नॉर्मल भाषा में पीरियड्स भी बोलते हैं। आफ्टर मेंस्ट्रुएशन इज ओवर, जब मेंस्ट्रुएशन ओवर हो गया तो वापस से जो यूट्रस लाइनिंग अपने आप को बिल्डअप करना चालू करेगी, ताकि जब नेक्स्ट बार ओव्यूलेशन हो तो वो रेडी रहे उस जायगोट को रिसीव या फिर एम्ब्रियो को रिसीव करने के लिए। अब ये चीज समझना जरूरी है बच्चों, जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो स्टॉप हो जाता है टेम्परेली अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, फिर जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो स्टॉप हो जाता है। कब तक? जब तक कि बेबी डिलीवर नहीं हो जाए। जब बेबी डिलीवर हो गया तो वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो व्हेन फीमेल गेट प्रेग्नेंट और व्हेन अ जायगोट इज फॉर्म्ड और द ओवम इज फर्टिलाइज्ड, द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स टेम्परेली। ठीक है, एवरीडे लैंग्वेज में मेंस्ट्रुएशन को बच्चों पीरियड्स भी बोला करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल क्या होता है? फैमिली प्लानिंग को अपन बर्थ कंट्रोल भी बोल सकते हैं। मतलब कोई भी कपल ये प्लान करता है कि वो कितने बेबीज रहेगा, 1 2, वैसे 2 बच्चे ही अच्छे माने जाते हैं, बच्चे 2 ही अच्छे, तो 2 से ज्यादा बच्चे ना हो, इस चीज को बोलते हैं फैमिली प्लानिंग या फिर बर्थ कंट्रोल। तो बच्चों बर्थ कंट्रोल क्या होता है? इसको फैमिली प्लानिंग भी बोलते हैं। इसमें अपन ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि जिसमें बेबी जो हो वो लिमिटेड हो, 1 या 2 हो, उससे ज्यादा बेबी ना हो। तो उसे करने के मेथड्स क्या हैं? एक तो है बैरियर मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड। पहले अपन बैरियर मेथड की बात करते हैं। इसमें अपन फिजिकल डिवाइस होते हैं, जैसे मेल्स में कॉन्डम और फीमेल्स में डायफ्राम को यूज किया जाता है। ये कॉन्डम और डायफ्राम क्या करते हैं? स्पर्म को ओवम से मिलने से रोकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जायगोट फॉर्मेशन नहीं होगा। केमिकल मेथड में बच्चों पिल्स यूज करते हैं। 2 तरह की पिल्स होती है, ओरल पिल और वजाइनल पिल। ओरल पिल क्या करती है बच्चों? यहाँ पे ओरल पिल क्या करती है? हॉर्मोन्स को इस तरीके से मॉड्यूलेट करती है कि जो ओवम है वो ही रिलीज नहीं होता। और जो आपकी वजाइनल पिल्स होती हैं उसमें क्या होता है? एक स्पर्मिसाइडल क्रीम होती है जो कि स्पर्म्स को वहीं पर ही किल कर देती है, बाहर के बाहर ही। नाउ इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसको IUCD बोला जाता है या फिर कॉपर टी भी बोला जाता है। ये क्या करती है? ये जायगोट को इम्प्लांट होने से रोक देती है, बट ये फीमेल को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बचा पाती। ये बात आप ध्यान से रखना कि जो कॉन्डम्स होते हैं और डायफ्राम होते हैं ये मेल फीमेल को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाते हैं। लेकिन ये जो IUCD है, इसे आप कॉपर टी भी बोलते हो, जो कि इम्प्लांटेशन को रोकती है, ये जो होती है बच्चों फीमेल को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं बचा पाती। नाउ कमिंग टू सर्जिकल मेथड्स। ये जो सर्जिकल मेथड्स होते हैं, देखिए अगर मैं इधर बात करूं बैरियर मेथड, इसमें भी कोई सर्जरी नहीं होती। केमिकल मेथड में पिल्स यूज करते हैं, ओरल पिल और वजाइनल पिल। IUCD में भी कोई ऐसी सर्जरी इन्वॉल्व नहीं होती है। इसमें भी क्या होता है? कॉपर वो होता है, उसको डाल दिया जाता है यूट्रस के अंदर, जो कि इम्प्लांटेशन को रोकती है। लेकिन सर्जिकल मेथड में प्रॉपर सर्जरीज की जाती हैं। अगर मेल की बात करूं तो उसमें जो वास्ट डेफरेंस होती है उसको कट करके बांध दिया जाता है और ट्यूबेक्टोमी में
जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसको कट करके बांध दिया जाता है। अब फीमेल फीटिसाइड में आपको समझा दूं, फीमेल फीटिसाइड क्या होता है बच्चों। आजकल तो खैर ये चीज़ नहीं होती, ज़माना बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन पुराने ज़माने में जब लोगों की सोच छोटी हुआ करती थी कि यार लड़की नहीं हो लड़का ही हो, तो उस दौरान इसकी प्रैक्टिस बहुत हुआ करती थी। लोग क्या करते थे कि सोनोग्राफी की आड़ में जो बेबी है जो कि अभी बॉर्न नहीं हुआ है, ठीक है, जो प्री बॉर्न बेबी होता है उसके सेक्स का पता कर लेते, भाई मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल है तो उसको अबॉर्शन करवा लिया करते थे। तो पहले ये चीज़ें बहुत आम हो गई थी और ये चीज़ें लोगों की मानसिकता ऐसी थी, बच्चे अपन कुछ नहीं कर सकते तो लोग इस चीज़ को फॉलो किया करते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स कर दिए हैं। आप जो भी डॉक्टर है अगर उसने गलती से भी प्री बॉर्न बेबी का सेक्स बता दिया तो उसको जेल हो जाएगी और काफ़ी भारी जुर्माना वो भरना पड़ेगा। तो इसलिए आजकल क्या बच्चों का सेक्स नहीं पता, जब सेक्स नहीं बताएंगे तो बेबी के पैदा होने के बाद ही पता पड़ेगा वो लड़का या लड़की है। तो इसलिए बच्चों को गवर्नमेंट, अब लोग भी समझदार हो गए, लोग ओपन माइंड हो गए, अब नहीं इतना नहीं सोचते लड़का है या लड़की है, दे आर हैप्पी। बट पुराने जमाने में ऐसा हुआ करता था, अब सोच जो है वो बदल गई है। हालांकि गवर्नमेंट भी इस चीज़ का ध्यान रख रही है कि अगर कोई भी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो वो उसको रोके। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वो डिजीजेज जो सेक्सुअल कांटेक्ट से, फिजिकल कांटेक्ट से फैलती हैं उन्हें बोला जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो 3 डिजीजेस में गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स। ये गोनोरिया और सिफिलिस जो होती है ये दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज हैं। सिफिलिस होती है आपकी ट्रैपोनिमा पैलिडम की वजह से, गोनोरिया होती है निस्टीरिया गोनोरिया की वजह से। दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज हैं और दोनों का ही ट्रीटमेंट पॉसिबल है एंटीबायोटिक्स यूज करके। अगर आप एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट लेंगे दोनों ही जो डिजीज हैं वो इजीली ट्रीट हो जाएंगे। होता है क्या है इन दोनों डिजीज में, आमतौर पे जब यूरिन पास करते हैं तो यूरिन पास करने के दौरान अनकंफर्टेबल फील होता है, पेन सा होता है, और साथ ही साथ में जो जेनिटल एरिया होता है, जेनिटल एरिया वो होता है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पे ऐसे हल्की हल्की फुंसियाँ उगाती हैं। तो ये कुछ इनके क्या होते हैं सिम्टम्स होते हैं। अगर मैं एड्स की बात करूँ, एड्स का जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स या फिर ग्रुप ऑफ डिजीजेस आप कह सकते हो। किसकी वजह से होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है। ये डिजीज में क्या होता है प्यारे बच्चों, इस डिजीज में जो पर्सन का जो इम्यून सिस्टम होता है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाता है, फिर इस कारण से दूसरी बीमारियां पकड़ लेती है और पर्सन की डेथ जो होती है वो दूसरी इन्फेक्शन की वजह से होती है। तो बहुत घातक बीमारी और अभी तक इसका ट्रीटमेंट जो है वो निकल के नहीं आ पाया है। तो इसलिए बच्चों ऐसा गलत काम न उठाए जिससे आप इन बीमारियों की चपेट में आ जाओ। अपना ध्यान रखें और सभी का ध्यान रखें। तो प्यारे बच्चों, अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल मोशन को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियोस मिस ना हो तो इसलिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।